नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो कोरोना काल में सबसे बड़ी मार किस पर पड़ी? सबसे बड़ी मार पड़ी है गरीबों पर, मजदूरों पर। जिस रोजी रोटी की तलाश में मजदूर अपने गांव को छोड़कर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों का रुख किया करते थे, वही अब ऐसे हालात वहां पर हैं कि उन्हें वापस अपने गांवों का रुख करना पड़ रहा है। इनकी तादाद हजारों में नहीं, इनकी तादाद लाखों में है। केंद्र सरकार इन मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, चाहे फिर वो इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाना हो, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, या फिर केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज हो। कोरोना काल में सरकार की हर पॉलिसी में गरीबों और मजदूरों को अपने केंद्र पर रखा गया है। लेकिन आपदा काल में भी मजदूरों के नाम पर सरकार को सहयोग करने की जगह, सरकार के साथ सहयोग करने की जगह विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस सियासत करने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हमारा सवाल यही है कि मजदूरों के नाम पर कांग्रेस टाइम पास कर रही है क्या? मजदूरों की मजबूरी क्या कांग्रेस की सियासत के लिए जरूरी है? राहत में नाकाम तो कर रहे हैं मजदूरों को भड़काने का काम, और मजदूरों को राहत पर तो भागे लेकिन राजनीति में सबसे आगे। और क्या मोदी से बैर इसीलिए मजदूरों से बदला लिया जा रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से बता देती हूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जफर इस्लाम है, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले तहसीन पूनावाला हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला है, राइट विंग की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन, मैं आपके साथ इस बहस की शुरुआत करना चाहती हूँ, और मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा। सरकार जो भी राहत पैकेज का सरकार द्वारा ऐलान किया गया, या सरकार द्वारा जो भी ऐलान किए गए जो कि मजदूरों के लिए रहे, गरीबों के लिए रहे, आप उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़ा होगा, सरकार के साथ खड़ा होगा। लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि राहत का ही मजाक बना दिया गया है। इज इट हेल्पिंग समवन? अदिति जी, मैं बड़े स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, यहां वहां की बातें ना करते अगर जफर भाई उनके स्पेसिफिक जवाब दे तो मैं बहुत उनका एहसानमंद होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी न्यूज और अन्य चैनलों पे कहा कि 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया गया था। अभी जी न्यूज ने, आपने भी बताया कि स्टिमुलस पैकेज दिया गया था। हमारा आउटगोइंग बजट, हमारा एक्सपेंडिचर 2020-21 के लिए 30,40,000 था, 30,42,000, यानी कि एक्सपेंडिचर अब मिलाकर 50,42,000 करोड़ है। अगर नहीं है तो 20 लाख का आंकड़ा झूठा है, गलत है। तो जफर भाई इसे स्पेसिफिकली बताएं कि 50.42 आउटगोइंग है या नहीं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इसकी जवाब नहीं दी तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 119 लोग शहीद हो गए अपने घर जाते हुए, अपने गांव जाते हुए। ये सारे अधिकतर दलित, SC, ST, OBC है। अगर पैसे वाले लोग 119 शहीद होते, क्या उन्हें इस तरह से छोड़ा जाता? जो 122 लोग लाइनों में शहीद हुए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, वो भी गरीब लोग थे, पैसे वाला एक भी शहीद नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री 4 घंटे की लॉकडाउन और 4 घंटे की नोटबंदी की जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? ये हमारे लोग नहीं थे जो शहीद हुए, ये हमारे भाई, हमारे बहन नहीं थे। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया। आपका कोई रिश्तेदार, जफर भाई का कोई रिश्तेदार, मेरा कोई रिश्तेदार लाइन में था, शहीद होते हुए, चलते हुए, गरीब थे, गरीब। और प्रधानमंत्री 2 नए हवाई जहाज खरीद रहे, 2 नए हवाई जहाज। ठीक है, पहले शहजाद आपका काउंटर, फिर जफर इस्लाम। मैं माफी चाहता हूं जफर भाई से, पहले मैं बोलना चाहूंगा 2-3 बातें, और स्पेसिफिकली तहसीन ने जो बातें उठाई है उसका जवाब देना चाहूंगा। पहले आते 119 शहीदों पर। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जो बस चली थी राजस्थान से उत्तर प्रदेश की ओर, उसको राजस्थान की पुलिस ने भरतपुर के पास रोका और उन्होंने उधर के माइग्रेंट्स को ट्रांसफर किया ट्रकों में, और उसी ट्रक का औरैया में एक्सीडेंट हुआ। तो जो लोग शहीद हुए उसकी पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की सरकार पर है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो उन 28 शहीदों का, जिसमें इन्होंने आंकड़ा गिनाया, दलित है, OBC है, जो भी है, पता नहीं, मौत में भी कास्ट देखते हैं ये लोग। तो तहसीन भाई इसका जवाब दे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं एक और। 13,000 के जूते पहनकर राहुल गांधी मजदूरों की मजबूरी की मार्केटिंग कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने कहा 1000 बस के ड्राइवर का डिटेल्स अभी क्यों नहीं दिया उन्होंने? अभी तक 1000 बस के जो बस नंबर है वो अभी तक क्यों नहीं दिया? यूपी सरकार ने मान ली उनकी बात, तो दे दीजिए। ये कह रहे थे हम टिकट का पैसा देंगे, हम टिकट का
पैसा देंगे, टिकट का पैसा देंगे। अरे भाई, आपने टिकट का पैसा तो छोड़ दो, बंगाल की सरकार, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकार, राजस्थान की सरकार ट्रेन का स्वागत नहीं कर रही है जिसमें माइग्रेंट आ रहे हैं। रोहिंग्या को पनाह देते हैं, माइग्रेंट को दफा करते हैं। और लास्ट बात जो इन्होंने एक लास्ट बात आदित्य जी, लास्ट बात, ये जो झूठ बोलते हैं ना मेरे भाई तहसीन पूनावाला से पूछिए कि अभी स्टेट्स की बोरोइंग 3% से बढ़ाकर 5% की गई है, जिसका मतलब स्टेट्स के पास 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एक लिमिट है, वो बोरिंग करके पैकेज घोषित कर सकते हैं। इन्होंने अभी तक पता है सिर्फ 14% स्टेट्स ने, कांग्रेस रूल स्टेट्स ने इसका इस्तेमाल किया है। मैं बोलता हूं मोदी अमानवीय है, मोदी सबसे बड़ा मुजरिम है। ठीक है, लेट मी गेट द काउंटर। लेकिन वो तस्वीर भी एक बार फिर से लेकर आते हैं जिसका जिक्र शहजाद पूनावाला कर रहे थे, राहुल गांधी के जूतों का जिक्र कर रहे थे। वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। मजदूरों की बात यहां पर की जा रही है, अच्छी बात है, राहुल गांधी उनसे मिले, अच्छी बात है, लेकिन कोई सुझाव दे, सोल्यूशन दे, उस पर बात बने। लेकिन तहसीन, आपका काउंटर, शहजाद ने 4 पॉइंट्स उठाए थे, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल, और मैं अप्रिशिएट करूंगी आप 30 सेकंड्स में कंक्लूड करें सो दैट आई कैन ब्रिंग इन जफर इस्लाम। जी 30 से जी आदित्य जी, मेरा सवाल था एक्सपेंडिचर 30,40,000 करोड़ है, अब 4%, 5% छोड़ दो, क्या अब एक्सपेंडिचर 50,42,000 करोड़ है या नहीं? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। 28 लोगों की मृत्यु अगर राजस्थान सरकार की वजह से हुई, मेरा सवाल है 4 घंटे में आपने मुल्क को लॉकडाउन क्यों किया? 13,000 के जूते अगर राहुल गांधी पहन रहे, अपने व्यक्तिगत जूते पहन रहे। प्रधानमंत्री जी आपके और मेरे पैसे से हवाई जहाज खरीद रहे, जबकि इन सब माइग्रेंट्स को घर पहुंचाने के लिए 4,000 करोड़ की से कम की जरूरत थी। तो प्रधानमंत्री जी नए हवाई जहाज इस वक्त क्यों खरीदे, ना खरीदे और इन गरीबों को घर पहुंचाए? राहुल गांधी 13,000 के जूते अपने व्यक्तिगत पैसे से पहनते, इसकी क्या तुलना है? आप सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हो, आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। ट्रेन क्यों नहीं जा रही? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये तहसीन, क्या देश को जो बाकी सब काम है छोड़ देना चाहिए? बाकी सब काम देश में बंद हो जाना चाहिए? मजदूरों को लेकर कंसर्न्स, मजदूरों को लेकर सिर्फ चिंताएं जाहिर की गई हैं। यहां पर कटघरे में सब खड़े हैं, कटघरे में सब खड़े हैं तहसीन। लेकिन जफर इस्लाम तहसीन पूनावाला आपसे भी सवाल पूछ रहे थे, राहत का मजाक उड़ाया जा रहा है, सर आपका जवाब उस पर? इस वक्त मैं जवाब देता हूं, जरा तहसीन भाई सुन लीजिए। आपने उठाया सवाल कि 50 लाख करोड़ है कि नहीं। सबसे पहली बात तो आपने शायद प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी ही नहीं 12 तारीख को। उन्होंने कहा इकोनॉमिक पैकेज का मतलब नहीं कि फिस्कल स्टिमुलस है। इकोनॉमिक पैकेज का मतलब होता है दोनों फिस्कल हो और मॉनेटरी, दोनों पैकेज हो। तो इसमें मॉनेटरी और फिस्कल दोनों स्टिमुलस दिया है और इसको आपको समझना चाहिए। जितनी लिक्विडिटी, उन्होंने लिक्विडिटी का जिक्र किया, लिक्विडिटी दिया है कि नहीं? आप बोले तो मैं एक चीज कैलकुलेट करके बता दूं कि कैसे 20 लाख आया, और फिर से बता दूं अगर आपने निर्मला जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा होगा। दूसरी बात, 20 लाख करोड़ इसमें, और हाँ 20 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं कि इसमें सभी तरह के वर्गों के लिए इन्होंने सरकार ने दी, और खास कर गरीब के, चूंकि आप बात कर रहे हैं तो गरीबों के बारे में बता दो कि सबसे पहले अगर लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले राहत का पैकेज विद इन आवर्स प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा हुई 1,70,000 करोड़ की। उसमें से 52,000 करोड़ ऑलरेडी डीबीटी के थ्रू जनधन अकाउंट में चले गए हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज फ्री राशन हर घर तक पहुंचाने के लिए, मजदूर के लिए 8 करोड़ मजदूरों के लिए फ्री राशन 2 महीने तक के लिए। साथ साथ इतनी राहतें हम पहुंचा रहे हैं, आप सिर्फ जबानदराजी कर रहे हैं लेकिन आप काम नहीं कर रहे। आप देखिए, आप जैसा शहजाद ने कहा कि अगर आप सही पूछे तो आपने बोला 1,000, प्रियंका जी ने बोला 1,000 बस देंगे। कहाँ है बस भाई? वहां तो अवस्थी जी वेट कर रहे हैं कि 1,000 बस आ जाए तो मैं इसका इस्तेमाल करूं। ठीक है सर, जवाब सुनिए सर, ये डिबेट मैं चाहती हूँ आप लोग पॉइंट उठाए, उसका रिबटल हो तभी का तभी। तहसीन पूनावाला, 1,000 बसों की बात कहाँ है? जफर जफर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जफर भाई, मैं आपको संक्षेप में सवाल पूछता हूं। गडकरी साहब कहते हैं कि मेरे एमएसएमईज को 5 लाख करोड़ पहले 1,000 बसेस का जवाब तहसीन। ड्यूज। निर्मला सीतारमण जी कहती है मेरे पीएसयूज एमएसएमईज को 3 लाख। प्लीज मैं दे रहा हूं प्लीज, अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, अगर आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा और दर्शकों को समझ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना पॉइंट पहले उठाएं और दर्शक अपने दूसरे पॉइंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही लूज कर जाए। प्लीज, इट्स अ डिबेट एंड लेट इट बी अ डिबेट। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू स्टिक टू द पॉइंट प्लीज। 1,000 बसेस की बात हो रही है तहसीन, आंसर दैट प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आंसर दैट क्वेश्चन, एड्रेस दैट क्वेश्चन। मैं दोनों आदित्य जी मैं उसी की बात कर रहा हूं। आदित्य जी पहला उन्होंने अकाउंट्स की बात की, मैं उसका क्लैरिफाई कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। बस 2 सवाल थे, मैं दोनों के जवाब दे रहा हूं, प्लीज मत टोके। सुन लीजिए, आप भाग रहे हो। नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। तहसीन प्लीज आंसर। जवाब दे रहा हूं, आप मुझे टोक रहे हो। सुन लीजिए ना,
बस पे जवाब दो। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज। हाँ, मैं जफर भाई, स्पष्ट सवाल आपने, सर मैं उसका भी दूंगा, स्पष्ट सवाल आपने कहा कि 20 लाख करोड़ इज नॉट अ कैश, आपने आज माना ये बात, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस दिया जा रहा है। अब मैं आपसे सवाल स्पेसिफिक पूछ रहा हूं साहब, पीएसयूज को 5 लाख करोड़, एमएसएमई को, सर ऐसे मत आप टोको बीच में, मेरा बात नहीं आ रहा है, आप ये सही नहीं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं सर, क्यों आप मुझे इनके बस की नहीं है कि बस का जवाब दे। एक एक करके प्लीज ऐसे नहीं, इंटरप्ट मत कीजिए, आई डोंट लूज माय टाइम देयर, क्योंकि ये व्यूअर्स का टाइम है, ये हम अपने लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। तहसीन, another 20 seconds, please answer the question. Nobody would interrupt. ठीक है, प्लीज। ठीक है, ये फंस गए इसलिए मुझे टोक रहे, मैं बस के भी जवाब दूंगा, एक सेकेंड, मैं बस के भी जवाब दूंगा। गडकरी साहब ने कहा मुझे 5 लाख करोड़ के ड्यूज आने हैं, निर्मला सीतारमण जी कह रही मैं 3 लाख करोड़ के आपको बिना कोलैटरल के लोन दे रही हो, और आप उसे स्टिमुलस पैकेज में बता रहे, चाहे इकोनॉमिक स्टिमुलस हो या कैश स्टिमुलस हो। ये कहां का आपका गलत हुआ? यानी कि आप मानते हो 50 लाख करोड़ के आंकड़े नहीं है। अब दूसरी बात बस का, दूसरी बात बस का सुन लीजिए, बस का सुन लीजिए, अब आप बाकी मत सुन लीजिए ना सर, सुन बताइए बस के बारे में। बस पे आओ ना, बस पे नहीं आ रहे तो। मेरी पत्नी और मैं एक ट्रेन भेज रहे हैं उसी बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश एक ट्रेन भेज रहे 1000 माइग्रेंट्स को लेकर पूना से मेरे जन्मदिन के लिए। ये ट्रेन की डिटेल्स जब हमें सरकार से मिलेगी, परमिशन मिलेगी तब जाएगी। हमने लोकल लेवल पे परमिशन ले लिया, ठीक उसी तरह प्रियंका गांधी ने 1000 बसेस की व्यवस्था कर दी। बसेस, उनकी परमिशन, ड्राइवर का क्लियरेंस, ये स्टेट गवर्नमेंट से आता है, सब आ गया, उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की। ठीक है, इसमें काउंटर सुनिए। जफर इस्लाम, आपका काउंटर ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो वादा किया था वो कर दिया, आप लोगों पर है, अब ये यूपी सरकार को करना है। सर दीजिए जवाब, जल्दी जल्दी हो प्लीज। देखिए, वहां के टू द पॉइंट अवस्थी जी, सुन लीजिए, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के मिस्टर अवस्थी, वो उन्होंने बिल्कुल ऐलान करके कहा है कि हम वेलकम करते हैं, अगर आपके पास बस है तो भेजिए, मैं पूरी राहत के पैकेज के तरह इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कहा गई प्रियंका गांधी जी को अभी बताना है कि बस है कि नहीं, इंतजाम किया है कि नहीं, वो तो तैयार खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है ऑलरेडी कि हम लेने के लिए तैयार हैं, आप 1000 बस फौरन भेजिए। नहीं, आप अवस्थी जी का स्टेटमेंट सुनिए जाके, पहले आप ऐसे मत बात कीजिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आप गडकरी जी की बात को गलत तरीके से सर डाइवर्ट हो रहा है, मुझे 20 सेकंड आप कागज बताइए ना सर आप कागज बताइए। when someone interrupts you, you start getting agitated. अब आप उनको बात पूरी नहीं करने दे रहे, this is not right. प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक एक करके बोलिए। स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जब कह रहा तो मतलब आपके पास पूरा परमिशन है, आप भागिए मत, आप बस लेके आइए, कोई तकलीफ हो तो बताइए। ठीक है सर, ठीक है। नाउ यू आर आल्सो रिपीटिंग योरसेल्फ जफर इस्लाम सर, प्लीज शहजाद पूनावाला और उसके बाद शांतनु गुप्ता, प्लीज। शहजाद का पॉइंट जल्दी से, मैं कुल मिला के इस डिबेट में भी देख रही हूँ शहजाद और तहसीन, मैं सबसे कह रही हूँ जितने भी पैनलिस्ट हैं, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि कोई मदद नहीं पहुंचने वाली है गरीब तक या मजदूर तक। हम बसों को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे, कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट पे डाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही नहीं, आपने तो बसें ही नहीं भेजी। लग रहा है कि मजाक बन गए मजदूर इस देश में, इसीलिए मैंने कहा राहत का मजाक बना दिया गया इस देश में। अदिति, मैं 20 सेकंड ले सकता हूँ? श्योर, गो अहेड। अदिति, जब मजदूर रोटी मांग रहा है, हाँ अदिति, जब रोटी मांग रहा है मजदूर, तो उसकी मजबूरी की धीमी आंच पर ये सियासी रोटियां पका रहे हैं। तहसीन पूनावाला को ये 2 जवाब देने होंगे। पहला जवाब कि अगर 1000 बस का दावा करती है प्रियंका वाड्रा, इनकी रिश्तेदार, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले इंतजाम किया होगा, तो ड्राइवर का बस का नंबर और ड्राइवर का नंबर उनके पास होगा, तब वो जाके ऐलान करेगी कि मैंने व्यवस्था की, तो उसका डिटेल देने में इतना देर क्यों? पहला। दूसरा सवाल, इन्होंने पहले मैं इसी पॉइंट पे काउंटर ले लेती हूं, रुक जाइए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट प्लीज सुन लीजिए। तहसीन जवाब दीजिए, वो कह रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब 1000 बसेस की बात की तो डिटेल्स होंगी ना उनके पास, प्लीज 20 सेकंड्स में। क्यों लग रहा है इतना? जी है, चीफ सेक्रेटरी ने अभी अनाउंसमेंट की, चीफ पे जी बहुत संक्षेप, चीफ सेक्रेटरी ने अभी अनाउंसमेंट की, लिखित में कुछ नहीं है, जिस दिन बताए कहां पास मिलेंगे वो डिटेल्स वहां पहुंच जाएगी। मेरे ट्रेन के भी अब तक डिटेल्स नहीं है, आप बताइए पास कहां जाए, हमारे डिटेल्स आपको लेना है, आप सरकार में, आप हमसे कागज दो, हमें परमिशन दो, हमारे कागज तैयार है। सुन लीजिए, लेटर जारी है तो अभी हुआ है ना, तो अभी पास आएगा आपके पास, अभी हुआ है ना सर, अभी कुछ देर पहले।
भाई लेटर जारी है तो अभी तो आपने कहा कि वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। शांतनु गुप्ता आप डिबेट में बीच में आए हैं। शहजाद मैं आगे आपको पॉइंट रखने का पूरा मौका दूंगी क्योंकि मैंने अभी आपसे ये कह कर लिया था कि डिबेट काउंटर चाहिए मुझे तहसीन से। मैं आपको आगे फ्लोर दूंगी क्योंकि शांतनु भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। शांतनु हम देख रहे हैं दो बातें हैं, एक तो जिस तरह से राहत पैकेज का मजाक बनाया जा रहा है और इसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है, और दूसरा अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी काल हो, संकट काल हो, कोरोना काल हो, अभूतपूर्व काल हो, लेकिन विपक्ष सियासत से बाज नहीं आएगा। एक 10 पॉइंट का सुझाव दे देते, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता और कहता सरकार से हम चाहते हैं आप मजदूरों के लिए 10 काम कर दीजिए। वो हमने देखा नहीं। हमने क्या देखा? सिर्फ सियासत और जुबानी सिंपथी, सहानुभूति, बस। अदिति, ये केवल इस बात के नहीं है, सरप्राइज नहीं हूं, पिछले 6 साल से ऐसा हो रहा है, चाहे हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो, चाहे हमारा चाइना से कोई बैर हो, चाहे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी में कुछ हो रहा हो, भारत को सफलता मिलती है तो अपोजिशन उनके लिए ज्यादा एक्ट करता है। राहुल गांधी के पेपर इमरान खान यूज करते हैं। तो ये मैं तो सरप्राइज नहीं हूं, और मुझे लगता है इनमें किसी को सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। वो सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब चाहे 20 लाख का पैकेज लाए, चाहे 10 लाख का पैकेज लाए, उसमें वो क्या कुरेद सके। जफर भाई ने एग्जैक्टली बताया, उसमें कुछ मॉनेटरी पॉलिसी है, कुछ फिस्कल पॉलिसी है, लेकिन किसी तरह से कंफ्यूज करना है। देखिए, पिछले 6 साल से जैम ट्रिनिटी पे काम चल रहा था कि जनधन अकाउंट कैसे बने, आधार अकाउंट कैसे बने और मोबाइल पेनिट्रेशन कैसे हो। तभी लोग मजाक बनाते थे, कहते थे आधार से प्राइवेसी जा रही है, कहते हैं आधार अकाउंट में पैसा नहीं है। अब आज के दिन सारी सरकारें उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके गरीब लोगों को, माइग्रेंट्स को, किसानों को पैसा दे पा रही है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 साल आपको बताऊंगा, आई थिंक अगर किसी और देश में होता तो उसकी वाहवाही होती, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता। 20 करोड़ लोगों की आधार सीडिंग करके वन नेशन वन राशन कार्ड में ज्वाइन हुए, जो अखिलेश सरकार और मायावती सरकार सोती रही। आज अगर हम दे पा रहे हैं राशन तो इस वजह से क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 3 साल में 20 करोड़ राशन कार्ड की सीडिंग करी है। अब ये लोग उसकी मजाक बनाते रहे, और आज जब सोल्यूशन आ रहा है तो बीच में फिर राजनीति। मैं प्लीज तहसीन और आपकी पार्टी और आपके सारे जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा, इस समय गंभीर समय है, इस समय राजनीति छोड़ दीजिए। पता है कांग्रेस की राजनीति हाशिए पे है, लेकिन उसके लिए हो सकता है। ठीक है, हमने देखा है राहुल गांधी लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये समय नहीं है राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लॉन्च। इस समय तो वो पॉवर्टी टूरिज्म, तहसीन वही पॉइंट जो मैंने भी शांतनु के साथ उठाया, और मैं लगातार चाहती हूँ हमारे ये जो तस्वीरें हैं, जो मजदूरों की तस्वीरें हैं ना, हम सब लोकेशंस दिखा रहे हैं क्या हो रहा है, कहां की तस्वीरें। ध्यान से देखिएगा, ये मैं दर्शकों से अपील कर रही हूँ, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। आपको सबके दावों की हकीकत इन तस्वीरों में दिखाई देगी कि इस वक्त मजदूरों के लिए सिंपैथी की बात करने वाले या मदद पहुंचाने का दावा करने वाले दोनों ही पक्ष इस वक्त कहां खड़े हैं, वो उन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन तहसीन, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी हिंदुस्तान की, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहां पे जो हम देख रहे हैं सिर्फ विरोध के लिए विरोध, सिर्फ मोदी विरोध के लिए विरोध। इसलिए सवाल, ये पॉलिटिकल टूरिज्म, ये पॉवर्टी टूरिज्म, ये सिर्फ कहने की बातें, जमीन पर क्या करना चाहिए, कैसे करना है, उसे लेकर कोई प्लान नहीं। फरवरी 12 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बहुत बड़ी आर्थिक और हेल्थ की संकट हमारे मुल्क पे आ रही, तो देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने उनका मजाक उड़ाया। मैं जी न्यूज की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। मार्च 13 को देश के हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि कोरोना का कोई संकट, इमरजेंसी हमारे देश में नहीं, जबकि कोरोना को पैंडेमिक दुनिया भर में डिक्लेयर किया गया था। मार्च 15 को माननीय प्रधानमंत्री जी जी न्यूज पर कहते हैं कि कोरोना के जितने भी लोग विदेश से हमारे मुल्क में आए, चाहे भारतीय हो या बाहर के, उनकी चेकिंग हुई थी। तो अब आरटीआई बताती है कि सिर्फ 19% लोगों की चेकिंग हुई थी। और मार्च 17 आपने क्या 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, 2 पॉइंट का कोई एजेंडा दिया था? तहसीन, सरकार कौन सी झूठ बोल रही है? विपक्ष ने विपक्ष ने क्या एकजुट होकर कोई 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट कोई एजेंडा दिया सरकार को कि आप ऐसे मदद कीजिए इन लोगों की? मैं बता रहा हूं आपको जी, दिया था। तो अब जब पता चल गया कि सरकार झूठ बोल रही है, एजेंडा ये था, चिदंबरम जी ने कहा था ईएमआई राइट ऑफ कर दो, रेंट राइट ऑफ कर दो, जीएसटी वेव कर दो, पीपीएफ इन्होंने घटाया और पेट्रोल प्राइस बढ़ाया। कब पीपीएफ घटाया, पेट्रोल प्राइस दबाया? जब आपके और मेरे पेट्रोल, आज पेट्रोल के दाम $0 पर। सर, मैं आपसे मजदूरों को लेकर बात कर रही हूं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पैनल में किसको ईएमआई राइट ऑफ मिला? मजदूरों की स्थिति को लेकर बात करें। जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। दर्शकों से बार बार अपील कर रही हूं, तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इनके लोकेशंस को ध्यान से
से देखिए और देखिए जो लोग पैनलिस्ट इस डिबेट में दावे कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। जफर इस्लाम आपका काउंटर, उसके बाद शहजाद पूनावाला, जल्दी जल्दी प्लीज। मैं जरा इनकी जानकारी, ये अधूरी जानकारी के साथ आते हैं, इसलिए मुझे अफसोस होता है तहसीन पूनावाला के। आपको देखना चाहिए कि जब अगर एक्साइज बढ़ा है तो वो पैसा कहाँ गया? वो ईयर मार्क करके 1 लाख करोड़ रूरल गरीबों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार ने अलग रख दिया है, जो इस पैकेज में नहीं दिखाया है। इसलिए कि इस पैकेज में दिखाते तो आप उसके बोलते कि उस पैकेज में भी उस पैसे को डाल दिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सारे पैसे वो जो पेट्रोल और डीजल पे जो एडिशनल इनकम है सरकार को, पूरा गरीबों के लिए खर्च होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होगा, और बिल्कुल अलग 2,20,000 करोड़ रुपया रख दिया है। अगर आपकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको रिपोर्ट भेज देता हूं सरकार के लिए, सरकारी खजाने में अलग से रखा गया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मजदूरों को घर पहुंचा दीजिए, सबसे पहले तो मजदूरों को घर पहुंचा दीजिए। इन तस्वीरों पर सियासत तो थमे, देश के बारे में लोग सोचना तो शुरू करें। इन तस्वीरों को देखकर तकलीफ ना हो लोगों के मन में, जो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं घर जाने का। 10 सेकंड ये सब तस्वीरें सर मैं आज ही की दिखा रहे हैं हम यहाँ जी न्यूज पर सर, और बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं, और ये तस्वीरें हिंदुस्तान के लिए अच्छा विज्ञापन नहीं है सर। आपकी बात पूरे तौर से मानता हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। उत्तर प्रदेश 778 ट्रेनों के गुजारिश की और 778 ट्रेन की रिक्वेस्ट भेजी है, और वहां वेस्ट बंगाल 19 ट्रेन के लिए। आपके पास राजस्थान है सिर्फ 33 ट्रेन, आपका झारखंड है सिर्फ 72 ट्रेन, लेकिन वहां पर गुजरात है 541 ट्रेन, आपके पास बिहार है 385 ट्रेन। तो आप देख लीजिए कि कहां पर कमी है। जो उत्तर प्रदेश में 778 ट्रेन जा सकती है, तो क्या ये वेस्ट बंगाल में जहां इतने सर हम आज भी ट्रेनों को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर। आज क्या तारीख है सर? 18 मई। मजदूर कब से सड़क पर निकला है? मार्च के महीने में सर। मैं सब पॉलिसी मेकर्स को ये बात कह रही हूँ, मजदूर हमारे डेवलपमेंट मॉडल में क्यों नहीं था सर? हम इनका भरोसा, इनका विश्वास और भरोसा क्यों नहीं जीत पाए हम? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। अगर हम जेन्युइन हैं एक समाज के तौर पर भी, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, और इसमें मैं ईमानदारी की उम्मीद करती हूँ आप सभी से। शहजाद पूनावाला, मौका दीजिए। ईमानदारी से एक बात अब अदिति जी मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए ना, मैं तो इतना देर से रुकता हूं, आप मुझे 10 सेकंड भी नहीं देती है बोलने का। चलिए बोल लीजिए, 1 मिनट बोल लीजिए, शिकायत मत कीजिए। डिबेट, हाँ तहसीन डिबेट को डिरेल कर रहे हैं ट्रेन की तरह, श्रमिक ट्रेन की तरह, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं आपको 3 स्पेसिफिक उनके लिए सवाल पूछता हूं, उसका जवाब लीजिएगा। तहसीन ने ये नहीं बताया अब तक कि उन्होंने पहले तो ट्रेन क्यों एक्सेप्ट नहीं की श्रमिक वाली, चलिए उसको छोड़ देते हैं। तहसीन को बताते हैं कि अमानवीय मोदी, देश का सबसे बड़ा विलन मोदी, इसने 50,000 करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर किया 40 करोड़ अकाउंट में, इसने ट्रांसफर किया किसानों के लिए और बाकी हमारे मजदूरों के लिए उन्होंने धान भी दिया। मैं अब तहसीन से पूछना चाहता हूं, 80,000 करोड़ सरकारों को, राज्य सरकारों को दिया क्या? दे दिया, पैसा दे दिया केंद्र सरकार ने, और 4 लाख करोड़ की बोरोइंग का लिमिट दिया है। मैं तहसीन से 2 स्कीम पूछ रहा हूं जो इन्होंने मजदूरों के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, या चाहे महाराष्ट्र में की होगी। 2 स्कीम जो इनके पास करने की क्षमता है थी, उन्होंने की, और श्रमिक ट्रेनें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मोदी को छोड़ दीजिए अब। चलिए ठीक, जवाब तहसीन पूनावाला, दोनों सवालों के जवाब टू द पॉइंट प्लीज। ठीक है, अभी टू द पॉइंट, शहजाद रिसर्च करते नहीं आए आज शो पर। जो पैसे किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफर हुए वो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए वो तो होने ही थे हर क्वार्टर। प्रधानमंत्री जी ने वो तो 30,42,000 करोड़ में बजटेड था, कोई स्टिमुलस या कुछ मॉनेटरी रिलीफ तो दिया ही नहीं, जो बजटेड था, जो जेब में था वही दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र ने क्या किया, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था। जितने भी माइग्रेंट्स है जिन्हें किसी भी प्रदेश में जाना है, आज भी बता रहा हूं, केंद्र की सरकार 85% बेयर नहीं कर रही है। शहजाद, पैसे हम दे रहे, तेरी भाभी और मैं पैसे दे रहे, और महाराष्ट्र की सरकार पैसे दे रही है। आपकी सरकार पैसे नहीं दे रही। भेज दी महाराष्ट्र ने, बंगाल की कितनी ट्रेनें भेज दी श्रमिकों की? 20 लाख बंगाली बाहर है, 20 लाख बंगाली बाहर है, और आप कितनी ट्रेनें महाराष्ट्र से बंगाल गई? चलो बताओ। महाराष्ट्र में बंगाल का सबसे ज्यादा आदमी बैठा है, श्रमिक कितने? अच्छा ठीक है, तो भैया भाभी सब नहीं साइड पे मजदूरों पर बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। महाराष्ट्र से कितनी ट्रेनें गई बंगाल की ओर, वो बताओ। मैं जवाब देता हूं, बहुत अच्छा नंबर बताओ। हाँ मैं बहुत अच्छा सवाल सर, सुन लीजिए जवाब।
ना महाराष्ट्र के, मुझे पता है, अच्छा सवाल है, आप जवाब दो। मैं आपकी बात सुनी ना, उद्धव ठाकरे साहब ना ममता बनर्जी मैडम, ये सर कम ऑन, ये गलत है सर, आप इंटरप्ट कर रहे हो ना। ये ट्रेन की परमिशन दे सकते, ट्रेन की परमिशन सिर्फ पीयूष गोयल साहब दे सकते, क्यों नहीं दे रहे ये परमिशन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आपकी पहचान है उनसे, तो जरा करा लीजिए ट्रेन। यहाँ पर लोग हैं, जाना चाहते हैं, जी न्यूज के स्टूडियो में देखो कितने लोग बाहर खड़े। जफर इस्लाम, झूठ। आप वेस्ट बंगाल सरकार से पूछेंगे, महाराष्ट्र सरकार से पूछेंगे, महाराष्ट्र सरकार वेस्ट बंगाल की सरकार पीयूष गोयल जी से पूछेगी, मजदूर सड़क पे रहेंगे, मजदूर सड़क पे रहेंगे। इस डिबेट में दर्शकों को समझ में आ रहा होगा कि आप जो दिन रात देख रहे हैं ना, हजारों लोगों को सड़क पर चप्पल पहने हुए, वो बोझ सर पे लेकर, वो क्यों है, वो तस्वीरें इस गर्मी में क्यों आपको देखने को मिल रही हैं? अगर इस डिबेट को आप पिछले करीब आधे घंटे से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। जफर इस्लाम, देखिए, वाकई बहुत दुख होता है, दिल में दर्द होता है जब देखते हैं, और इसीलिए सारे स्टेट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को हिदायत दी गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि कोई भी अगर सड़क पे दिखाए कोई भी मजदूर, तो उसको श्रमिक ट्रेन के द्वारा भेजिए, स्पेशल बस के द्वारा भेजिए, और उसके खाने रहने का इंतजाम भी कीजिए। कोई रोड पे दिखना नहीं चाहिए। ये जहां की भी तस्वीरें दिखा रही है, ये बस आप वो भी हाईलाइट कर दिए किस जगह की है, किस स्टेट की है, ताकि वहां के मुख्यमंत्री को यह हिदायत फौरन दिया जाए कि इनको कम से कम इनके राहत के लिए फौरन इंतजाम किया जाए। इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बिल्कुल सीधा इंस्ट्रक्शन है स्टेट चीफ मिनिस्टर को। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट्स की कमी रही, और खासकर जो कि स्टेट्स की कमी रही उसमें जो है। सर, थोड़ी देर पहले मेरठ की तस्वीरें थी, अब अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, बीच में मुंबई की भी तस्वीरें थी। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे जहां की भी तस्वीर हो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए गाजियाबाद की तस्वीरें, एक एक करके हम सब जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसलिए मैं दर्शकों से कह रही हूं तस्वीरों को बहुत ध्यान से सुनिए, और बार बार मैंने इस बात को कहा है, लोकेशन मत मिस कीजिएगा, किस जगह की तस्वीरें मत मिस कीजिएगा, क्योंकि कटघरे में जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, लोकेशंस को देखेंगे, जगहों को देखेंगे, तो आपको कटघरे में आपको पूरी सियासत इस वक्त दिखाई देगी। जब आप मजदूरों के बारे में अपने घर में, अपने परिवार में इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं, अपने कोलीग्स के साथ लेकर इसे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि सियासत किस तरह से मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। पीयूष, शांतनु गुप्ता, माफ कीजिएगा, शांतनु गुप्ता, ऐसे तो लग रहा है आप 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दीजिए, आप कितनी बड़ी राहत का ऐलान कर दीजिए, लेकिन जिसे जरूरत है उस तक ये मदद पहुंचेगी कैसे? नहीं, अदिति पहुंच रही है। देखिए, इस समय नकारात्मकता फैलाने का समय नहीं है। कल पैकेज डिक्लेयर हुआ है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे है, हम एक दिन तो चुटकी बजा के मैगी नहीं बन रही है यहाँ पे। देखिए, अगर आप अगर तहसीन को पिछले 40 मिनट में सुने तो आप कह रहे मेरे भैया ने करा, मेरी दीदी ने करा, मैंने करा। देखिए, परिवारवाद से बाहर निकलिए। भैया दीदी सरकार नहीं चलाएंगे, सरकार के पास एक बजट है, उसका सहयोग करिए। आपने एक ट्रेन चला दी, आधी बस यहाँ चला दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो भी ऐसा जो लगता है वो ड्रामा ही लग रहा है अभी तक। आप कह रहे हैं ये परमिशन नहीं आई, वो परमिशन नहीं आई। अवनीश अवस्थी जी, मैं उनके साथ बहुत लंबे समय, एक बहुत अव्वल दर्जे के ऑफिसर है, वो बिल्कुल आपको रेटिफाई करके दे रहे हैं। आप अभी भी अपनी पॉलिटिकल जुमलेबाजी करे जा रहे हैं। जब यूपी 700 ट्रेन कह सकता है, अलाउ कर सकता है, तो वेस्ट बंगाल 7 ट्रेन पे क्यों अटका है? छत्तीसगढ़, देखिए अदिति, आपको मानना पड़ेगा, जो लेबर है वो नॉर्थ के स्टेट्स की है, वो बंगाल की है, वो बिहार की है, वो छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है। अब वो लेबर आएगी, वो लेबर सड़कों पे आएगी। अब उसको जितनी मैक्सिमम लेबर को आप बसों पे चढ़ा पाए, जितना को ट्रेनों में चढ़ा पाए, उतना भला रहेगा। इस समय राजनीति छोड़ दीजिए, भैया दीदी भाभी कभी और कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए किस समय आप ट्रेनों में चढ़ा सकते हैं, और अपनी सरकारों से कहिए उन ट्रेनों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। हम होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे। तहसीन पूनावाला, अब दे रही हूं शहजाद, मैं दूंगी उसके बाद आपको फ्लो, प्लीज वन बाय वन। तहसीन, हम होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे, हम हिंदुस्तान की अप्रोच देखेंगे, हम इन मजदूरों के लिए जो इस वक्त इतने मजबूर हैं, होलिस्टिक अप्रोच इनके लिए देखेंगे। मेरा सवाल ये है, या बस सियासत ही देखते रहेंगे? भैया दीदी के बिना शांतनु भाई से मैं इत्तेफाक रखता हूं। शांतनु भाई ने पहले कहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपको उसका इंपैक्ट दिखना चाहिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई स्पेस एक्सप्लोरेशन की। मेरे माइग्रेंट्स को आज भूख लगी है, आप स्पेस एक्सप्लोरेशन और कोल पॉलिसी की बात करिए। बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। शांतनु भाई ने एक बहुत अहम बात कही, उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश जैसा सूबा ये कर सकता है तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता? यही तो मैं कह रहा हूं। जब शांतनु भाई मानते कि स्टेट्स के हाथ में है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों स्टेट्स के खिलाफ बायस्ड अप्रोच रखती है?
और स्टेट्स के हाथ में आज ब्रेकिंग न्यूज है, अभी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, फेक वेंटिलेटर्स खरीदा गुजरात में, फेक वेंटिलेटर्स। ये क्या चल रहा है? आपको मैं एक चीज पूछते अपनी बात समाप्त करता हूं, सुनिए मेरी बात। अगर प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के 2 नए हवाई जहाज खरीद सकते, 4,000 करोड़ में मजदूरों को घर पे क्यों नहीं भेजा प्रधानमंत्री ने? क्यों नहीं भेजा? आप मुझे बताइए। नहीं, तहसीन मेरा एक सवाल है, तहसीन मेरा एक सवाल है, प्लीज। ये मैं जब से डिबेट मैंने शुरू की, पिछले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आपने कहा उन्होंने प्लेन खरीदा, मजदूरों को घर क्यों नहीं भेजा? मेरा सवाल ये है, 2 अलग जरूरतें हैं, दोनों के लिए एलोकेशन होना चाहिए जी। लेकिन सिर्फ आप जब ये कह देंगे कि इन्हीं को सिर्फ भेजना चाहिए, तो क्या बाकी देश को स्टैंड स्टिल पे आ जाना चाहिए? बाकी देश को कुछ नहीं देखना चाहिए? बाकी देश को आगे बढ़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए? सब काम पर ब्रेक लग जाना चाहिए? काउंटर सवाल पूछता हूं, हम पैरालिसिस में चले जाएं? आदित्य जी आप इस मुल्क की, आदित्य जी आप इस मुल्क की सवाल नहीं, शहजाद लेट हिम फिनिश 20 सेकंड। एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। आदित्य जी आप इस मुल्क के सबसे, एक सेकंड आप इस मुल्क के, एक सेकंड आप इस मुल्क के सबसे फेयर एंकर्स में से एक हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। आदित्य जी सिर्फ मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त जब ये पेंडेमिक चल रहा है, प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ क्लियर किया अपने लिए नया बंगला बनाने के लिए, एक टनल बनाने के लिए। क्या चल रहा है? किसके पैसे? ये आपके और मेरे पैसे? क्या आपको एग्जाम, क्या आपको स्कूल की फीस में राइट काउंटर सुन लीजिए शहजाद, और उसके बाद जफर इस्लाम। जल्दी शहजाद का पॉइंट। 4,500 शहजाद का पॉइंट सरकार ने 4,500 उनको बोलो प्रवचन बंद करे अपना। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रवचन बंद करो अपना। ऐसा है कि देखो, झूठी अनर्गल बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेट्स को 80,000 करोड़ प्लस उनको 4 लाख करोड़ बोरोइंग की लिमिट दी है। तहसीन ने अभी तक एक भी बार डिबेट में नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया है। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा का वीडियो चलाइए, उसने बोला था कि मेरे पास 1000 बसेस। मुझे आपको रोकना पड़ेगा शहजाद, अभी आप रहिए हमारे साथ। सभी पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है सर। बिजी टाइम्स, संकट की घड़ी, आपने टाइम निकाला है जी न्यूज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जो रियायतें दी गई हैं आपके द्वारा, आपकी सरकार द्वारा, उन रियायतों को लेकर सब मैं बात करना चाहती हूं। और क्या डिटेल्स जो इस समय दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता आपको जी न्यूज पर देख रही है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चैलेंज बड़ा है, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल यही मैं भी कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में लाखों दुकानदार हैं जिनके सामने ये संकट है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। 2 महीने से लॉकडाउन है। ये बात ठीक है कि कोरोना है, अब कोरोना के साथ हम भी जीना चाहते हैं। हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोरोना के साथ जीना सीखना है, लेकिन साथ साथ लोगों की रोजी रोटी भी चलनी है। हमने उनको कहा था आपके यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनको सबको आप तनख्वाहें देंगे। 1.5-2 महीने से बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं, तनख्वाहें भी उन्होंने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब उनके सामने संकट है कि साहब 2 महीने से अगर दुकान नहीं खुली है, कनॉट प्लेस में हो या मयूर विहार में, तो अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और अपने टीम का घर कैसे चलाऊंगा। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब दुकानें खोली जाएंगी। कल से बाजार बेसिकली आज से ही इस तरह के ऑर्डर हो जाएंगे, बाजार खुल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस को बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, ऑटो, कैब, इन सबको अलाउ किया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल से लोग आ जा सकते हैं, तो ये परमिशंस दी जाएंगी। लोग सुबह अपने घर से घूमने पार्कों में जा सकते हैं, ये भी परमिशन है। तो जिस कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सब जगह लार्जली एक्टिविटीज खोल दी गई हैं। मेट्रो अलाउ नहीं होगी, अभी शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, बाकी मार्केट्स धीरे धीरे अब खुलने लगेंगे। मनीष जी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पहले जोन वाइज सिस्टम था जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की बात की जाती थी, दिल्ली को कैपिटल है दिल्ली, उसको आप किस तरह से जोन्स में आपकी सरकार ने उसे डिवाइड किया है? क्योंकि अब तो केंद्र सरकार ने आप लोगों पर छोड़ दिया था, और उसका आधार क्या रहा? ये जो आपने रियायतें दी हैं, इनके बेसिस क्या है? क्योंकि एक फियर, एक डर लोगों के जहन में बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोगों की रोजी रोटी आपको देखनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अर्ली लॉकडाउन में गए, ये जो आपके पास एडवांटेज है वो बनी रहे, उसका भी आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल, इसीलिए कल जब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की तो उनको देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने सारे फैसले लिए हैं। भारत सरकार ने कल लॉकडाउन को और हेल्थ केयरलेस, मतलब हेल्थ की केयर को, दोनों को अलग अलग कर दिया है। रेड जोन, अब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, अब उन्होंने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करने के लिए डिसीजन लिया है। पहले लॉकडाउन में डिसीजन लिया था पिछले लॉकडाउन के दौरान, लेकिन अब भारत सरकार ने जो पॉलिसी चेंज की है उसमें हेल्थ के नजरिए से किसी एरिया को ग्रीन जोन और रेड जोन में देखा जाएगा।
या ऑरेंज जोन में, लेकिन लॉकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारें अपने हिसाब से फैसला ले सकती हैं और उसी के तहत कुछ चीजें भारत सरकार ने पूरे देश में रेस्ट्रिक्ट की हैं, जिसमें मेट्रो भी है, जिसमें मॉल भी है, जिसमें रेल भी है, तो वो यहाँ भी फॉलो होंगी। लेकिन जो लोकल मार्केट्स हैं, जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, कनॉट प्लेस जैसे मार्केट्स हैं, ये सब खोलने के लिए अब दिल्ली ने अलाउ किया है। डर आपने कहा, निश्चित रूप से कोरोना एक रियलिटी है। कोरोना अब कोई ऐसा मतलब कोई फिल्मसी डर नहीं है जिसको हम कहें काल्पनिक डर है। हमें भी सबको डर के रहने की जरूरत है, इसीलिए मास्क लगाने से लेके सोशल डिस्टेंसिंग तक की जिम्मेदारी हम सब की भी है। कोई व्यक्ति अगर अपनी दुकान खोलता है तो उसकी भी है कि वो अपनी दुकान पर भीड़ ना लगने दे, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, और अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर उसको दुकान बंद रखनी पड़ेगी। जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आज बड़ी अनाउंसमेंट आपकी सरकार द्वारा की गई है और उस पर मैं आपसे चाहती हूं कि आप डिटेल्स में, जो हमारे दर्शक हैं, दिल्ली की जनता इस वक्त जो जी न्यूज पर आपको देख रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर हमने सुना था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो जनता के सुझाव आए थे, क्योंकि उन्होंने तो जनता की अदालत में जाकर कहा कि आप हमें सुझाव दीजिए और उस पर हम लॉकडाउन 4.0 में आगे बढ़ेंगे। तो मेट्रो को लेकर रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसको केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि अभी मेट्रो का टाइम नहीं है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे लेकर, अब बसेस की बात है, ऑटो टैक्सी की बात है, उसे लेकर डिटेल्स सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम दिल्ली की जनता के लिए। देखिए, जब लॉकडाउन 3.0 के दौरान ये कहा गया कि आप सरकारी ऑफिस खोल सकते हैं और प्राइवेट ऑफिस भी 33% स्टाफ के साथ खोल सकते हैं, तो उस वक्त हमारे अपने सरकारी दफ्तरों में भी और साथ साथ प्राइवेट ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दफ्तर थे, आईटी सेक्टर के दफ्तर थे, सबसे ये डिमांड आ रही थी कि साहब हमारे हर एक एम्प्लॉय के पास में अपना व्हीकल नहीं है। बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे तो ऑफिस खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एसेंशियल मार्केट भी, फैक्ट्रीज हमने खोलने की इजाजत दी, वहां भी ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर कर्मचारी आ जा नहीं सकेंगे, उनके लिए फैसिलिटी नहीं होगी, तो फिर इंडस्ट्री, एसेंशियल मार्केट भी खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है पूरे स्टाफ के साथ में। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद प्रिकॉशंस, एक बस में 20 लोगों से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। जो BQS है, बस क्यू शेल्टर्स हैं, वहां पर मार्शल्स लगा के वहां डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, ताकि लोग एक साथ भीड़ के रूप में चढ़ने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ पर्सनल व्हीकल, बाइक्स वगैरह से लोग, अपनी गाड़ियों से लोग आ जा सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ को पटरी पे लाने की एक कोशिश है, जहां हम सब कुछ अफरा तफरी में खुल जाए ऐसा भी नहीं कर रहे। बहुत सावधानी के साथ साथ कुछ चीजें खुली हैं, लेकिन जिंदगी पटरी पे लौटे लोगों की, लोग अपना कमाना, अपना परिवार चलाना, अपना रोजी रोटी शुरू करें, उसकी तरफ ये एक ठोस कदम आज अनाउंस किया गया। आपकी मैसेजिंग में, या मैं सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, उनकी मैसेजिंग में एक बात ये साफ दिखाई दी कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है। अब लोगों को ये डिसिप्लिन सीखना है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सामाजिक दूरी को लेकर हो। और इस मैसेजिंग के पीछे आप जनता से किस तरह के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, और सर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसे लागू करना आसान नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं, लॉकडाउन के दौरान भी देख चुके हैं। देखिए, कोरोना भी एक बीमारी है और बहुत, जैसे डेंगू है, टीबी है और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजों को आज से 20, 25, 30 साल पहले जब वो नई बीमारियों के रूप में सामने आई, नए वायरस सामने आए, तो उनको लेके भी उसी तरह का पैनिक था और लाजमी था। आज कोरोना को लेकर जो पैनिक है वो लाजमी है। 2 महीने पहले जब इतना था कि इसका कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, ये किस तरह से बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे जब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसको समझना शुरू किया तो ये समझ में आया कि सिम्प्टोमेटिक लोगों को ज्यादा परेशानी है, कोमोर्बिडिटी वालों लोगों को और थोड़ी ज्यादा परेशानी है, एक पर्टिकुलर एज के लोगों को और ज्यादा परेशानी है। इस सबको डॉक्टर्स ने खूब ध्यान से स्टडी किया है, नेशनली, इंटरनेशनली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसका कैरेक्टर समझ में आ रहा है, वैसे वैसे ये एक्सेप्टेंस कि साहब अब कोरोना डेंगू की तरह से या हेपेटाइटिस सी की तरह से अब समाज में एग्जिस्ट करेगा। आज तक हेपेटाइटिस सी की बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। डेंगू लोगों को होता है, लोग अपने घर में भी रहते हैं, जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में भी जाते हैं। वैसे ही अगर कोरोना की शिकायत किसी को होती है तो हो सकता है 10 दिन में वो ठीक ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अंदर कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो हॉस्पिटल में आ सकता है। तो उस तरह के रियलिटीज के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी कांट लॉकडाउन फॉर एवर, क्योंकि उसमें लोग घर में दम घुट के मर जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। लोगों की दुकानें बंद हो रखी हैं पिछले 2 महीने से। इसीलिए मैंने कहा कनॉट प्लेस का एक बड़ा व्यापारी हो, जो शोरूम का कोई ओनर है, या मयूर विहार का बैठा हुआ कोई एक सामान्य शोरूम, सामान्य शॉप चलाने वाला आदमी है, दोनों के सामने ये समस्या आ गई है कि साहब मैं अपना घर कैसे चलाऊं अब।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जायज कंसर्न्स है। मैं दो और सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। एक तो मेरा सवाल ये, जो केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान किया गया, आपकी पार्टी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने ये कहा था कि इस पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपकी पार्टी ने इस पैकेज को एनालाइज भी किया होगा, यूटी के लिहाज से भी देखा होगा। इस पैकेज को लेकर हमने देखा विपक्ष ने बहुत सियासत की है। आम आदमी पार्टी कहां पर स्टैंड करती है इस पर? आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने आपदा राहत कोष के नाम पे जब राज्यों को पैसा दिया तो दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है उसमें भी हमने उसका पूरा एनालिसिस किया है। उसमें ज्यादातर जो बजट में की गई अनाउंसमेंट्स है उनको दोहराया है, उनको रीपैकेज करने की कोशिश की है। अधिकतर अनाउंसमेंट्स वही है, या लोन देने की कोशिश की है कि साहब हम लोन दिला देंगे आपको, वो लोन का पैकेज है या पुराने बजट के अनाउंसमेंट्स का पैकेज है। बहुत कम, बहुत बेयर मिनिमम ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जिनको कहा जा सकता है कि इस समय नए दौर के हिसाब से आज की जरूरतों के हिसाब से दिए गए। लेकिन उसमें भी दिल्ली को अगर मैं कहूं तो दिल्ली के लोगों के साथ में तो पक्षपात किया गया। अच्छा, आपको लगता है दिल्ली के लोगों के साथ पक्षपात किया गया है? और जो मजदूरों को लेकर तस्वीरें आई हैं मनीष जी, वो तस्वीरें हमने देखा है, पैन इंडिया वो तस्वीरें हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारे राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, मजदूरों की मजबूरी की तस्वीरें हैं, लेकिन सर सियासत बहुत ज्यादा हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे दिल्ली में अब मार्केट खुलना शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, दुकानें खुलेंगी, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, लोगों को आने जाने के साधन बढ़ेंगे, लोग काम पर रहना चाहते हैं। लोग अगर किसी देश के किसी कोने से यहाँ आए हैं, देश के किसी भी राज्य से, तो यहाँ इस उम्मीद में आए हैं कि ये मेरे देश की राजधानी है, मेरा शहर है, मैं यहाँ रह के अपना परिवार चलाऊंगा, रोजी रोटी चलाऊंगा। पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में उनके मन में अनसर्टेनिटी बढ़ी, उनका कॉन्फिडेंस हिला। आज जब मार्केट खुला है, लोग अपने काम पे गए हैं, धीरे धीरे और लोगों को लगेगा कि नहीं मेरा काम बरकरार है, मेरे रोजी रोटी बरकरार है। लोग डिस्ट्रेस में आके भी बाहर निकल रहे हैं कि भाई हम घर में बैठ के क्या करें, आप हमको कह रहे हो कमरे में बैठे रहो, जाके स्कूल में खाना खा लो, हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, स्कूल से जाके राशन ले आओ, उससे हम नहीं रह सकते। हमको अब कहीं खेती है, कहीं बाड़ी है, कहीं और परिवार के लोग हैं, गांव है, वहां जाने दीजिए। लेकिन जैसे ही आज मार्केट खुला है, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें मार्केट के खुलने के साथ साथ बहुत नीचे आएंगी। ठीक, मनीष सिसोदिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली तेजी से चलेगी, सावधानी के साथ चलेगी, और जो आप कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, जो कि हर कोई कर रहा है, इसमें तमाम पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं, वो ढर्रे पर लौटेंगी। तो ये थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी। एक बार फिर से हम अपनी बहस का रुख करेंगे। क्लोजिंग कमेंट्स के लिए मेरे पास टाइम है। मैं अप्रिशिएट करूंगी आप सभी पैनलिस्ट अगर एक छोटा कमेंट, आज की जो हमारी बहस रही कि राहत को किस तरह मजाक बना दिया गया, मोदी विरोध के लिए मजदूरों पर भी सियासत की गई, इसी पर अगर आप एक क्लोजिंग कॉमेंट यहां पर। शहजाद आपके साथ शुरू करती हूं संक्षेप में। आदित्य जी बहुत स्पेसिफिक। जब प्रियंका वाड्रा का वीडियो आपने बताया तो उसने कहा कि मेरे पास 1000 बस रेडी है। 3-4 घंटे हो चुके, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये लिखित में ऑर्डर जारी किया है कि बस के डिटेल्स दे दो। 4 घंटे से ये तहसीन पूनावाला और प्रियंका वाड्रा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको बोलो डिटेल्स क्यों नहीं देती है अब तक। ठीक है, तहसीन आपका क्लोजिंग कॉमेंट। प्रवचन करेंगे। 119 जो लोग शहीद हुए, ये सारे दलित, SC, ST लोग थे अधिकतर। क्या अगर कोई पैसे वाले लोग शहीद होते तो देश इतना खामोश बैठता? एक भी इंस्टीट्यूशन इन गरीबों के लिए, इन पिछड़े जाति के लोगों के लिए खड़ी नहीं हुई है। आज हमें शर्म आना चाहिए कि 70 साल की आजादी के बाद इस तरह के माइग्रेशन में 4 घंटे की लॉकडाउन के बाद इतने लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, आपने जाति ढूंढ ली, मजदूरों की भी जाति ढूंढ ली। जफर इस्लाम। देखिए आदित्य जी, बड़ा अफसोस हो रहा है जब कांग्रेस के प्रवक्ता या उनके जो चाहने वाले हैं कांग्रेस के, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस वक्त भी वो राजनीति कर रहे हैं। जब आपने दिखाया कि इतने सारे लोग, इतने सारे मजदूर अलग अलग शहर में, चाहे वो बीजेपी शासित स्टेट हो या ना हो, हमने सब में दुख प्रकट किया और कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज समय है कि उन मजदूरों की दर्द समझने का समय है। हमारी पार्टी 1 करोड़ लोग हमारे पार्टी के इस काम में लगे हुए हैं, और जहां जहां भी आपने ऐसा दिखाया उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे ताकि राहत पहुंचाया जा सके। हम सियासत नहीं करना चाहते हैं, ये वक्त राहत पहुंचाने का, और जो लोग सियासत करना चाहते हैं उनको मुबारक हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौके पर सियासत नहीं करती है। शांतनु गुप्ता, लग रहा है आपको ये तस्वीर बदल जाएगी अब? एक तो ये भी कि लॉकडाउन ईज डाउन किया जा रहा है, ईज आउट किया जा रहा है, हम देख रहे हैं, रियायतें भी देख रहे हैं, और साथ ही अब जब जिंदगी ढर्रे पर लौटेगी तो खुद ब खुद मजदूर बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे और मदद भी उन तक पहुंचेगी।
देखिए, मदद पहले से पहुंच रही है। मैं पहले भी कहूंगा नेगेटिविटी फैलाने का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 में ही ईंट भट्टे खोल दिए गए थे। लॉकडाउन 3 में बहुत सारी इकाइयां खोल दी गई थी जो एक्सप्रेस ब्रेक के काम में खोल दिए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन जैसा हम वैसे भी सुन रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा, ये एक अलग बीमारी है। अब उतनी अनभिज्ञ नहीं रही है, उतनी सिक्रेसी नहीं है इसके खिलाफ। जो हमारे पास वैक्सीन एंटीडोट अभी भी नहीं है, लेकिन अब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और पैकेज और आएंगे, सरकारें और पैकेज देंगी। लेकिन इस समय मेरे ख्याल से राजनीति कुछ समय के लिए अपने इकोनॉमिक रिवाइवल पे काम करते हैं। पॉलिटिकल रिवाइवल को हम 6 महीने के टाल सकते हैं। और तहसीन से और ऐसे सब लोगों से कहूंगा कि भैया दीदी की पॉलिटिक्स से बाहर आए इस समय और देखें कि सच में हम मजदूरों के लिए कर क्या सकते हैं। ठीक है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की तस्वीरें हमारे इस बहस के दौरान आपने देखी, मजदूरों की बेबसी की, उनकी लाचारी की, गर्मी में सड़क पर पैदल मार्च की, उन तक मदद पहुंचे, उन्हें राहत मिले। और अब इस तरह की तस्वीरें, चाहे वो देश का कोई भी सूबा हो, हमें वहां से ना देखने को मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे इसी उम्मीद के साथ कि ऐसी तस्वीरें अब हमें आगे देखने को नहीं मिलेंगी। इन मजदूरों तक अब मदद पहुंचेगी, राहत पहुंचेगी। हमारी इस बहस में फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन खबरें जी न्यूज़ पर लगातार जारी रहेंगी। आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.